नमस्कार। अभी-अभी एक ईमेल मिली है मुझे, जिस पर लिखा है कि आप कनाडा में रहती हैं, तो फ्यूचर में अगले साल में भी इस साल हम कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं। कुछ बताइए कनाडा के लिए। अगर आप इस साल कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, तो कमिंग टू कनाडा इन दिस ईयर माइट नॉट बी ए गुड डिसीजन, आई थिंक सो। क्योंकि इस समय कनाडा की जो वर्तमान कंडीशन है, हम बहुत डीपली तो नहीं जाएँगे, जितना हम व्यावहारिक जगत में लोगों की इस स्थिति को देख रहे हैं या उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, तो हम इस पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। इसके बहुत से कारण हैं कि आपको हम इस साल नहीं सुझाव देंगे कि आप कनाडा आएँ या अपनी लाइफ़ सेटल करें। कारण ये है कि इस साल जो है ना, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। जितने भी स्टूडेंट्स पिछले सेमेस्टर में इनटेक में आए हैं, वो मोस्टली 80% स्टूडेंट्स बेरोज़गार घूम रहे हैं। उनके पास काम नहीं है, उनके ऊपर एक टेंशन है कि हम मंथली रेंट कैसे निकालेंगे, हम ग्रोसरी का खर्चा कैसे निकालेंगे और हमें ये काम करके ही अपने 3rd सेमेस्टर की या 4th सेमेस्टर की जो फ़ीस है, वो इकट्ठी करनी थी। लेकिन दिक्कत उनको बहुत ज़्यादा आ रही है, तनाव से ग्रसित हो रहे हैं। पीछे भी एक नाम नहीं लेना मुझे, पटेल समथिंग कोई लड़का था, उसने भी सुसाइड कमिट किया क्योंकि वो इतना पैसा लगाकर पीछे आया था और यहाँ आकर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। पीछे लौटने के लिए उसे रास्ता नहीं था और यहाँ सर्वाइव करने के लिए उसके पास साधन नहीं थे। तो उसने गलत मार्ग चूज़ कर लिया। इस साल इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस साल तो आने का प्लान बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब तक ये महँगाई दूसरा रुख नहीं ले लेती, जनता के लिए सुविधाजनक स्थिति नहीं आ जाती या रोज़गार उपलब्ध नहीं हो जाते, तो ये कदम उठाना ठीक नहीं है। क्योंकि जो आ चुके हैं वो ही रो रहे हैं, उनकी स्थिति ही बड़ी दयनीय है। इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी, ये 2 कारण हैं और तीसरा कारण ये है कि अगर आप कनाडा आना ठान ही चुके हैं, तो ये ज़रूर सोच लेना कि आपके जो शारीरिक स्थिति है, वो अच्छी है या नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है या आपको स्टमक पेन रहता है या एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी आप शारीरिक स्थिति से जूझ रहे हैं, तो कनाडा में मेडिकल फैसिलिटीज़ न्यूट्रल मानकर चलिए। यहाँ एक से दूसरे, दूसरे के पास, तीसरे के पास भेजते रहते हैं और एक एक्यूरेट वो समाधान नहीं मिलेगा। आप ये मत कहना कि कनाडा में रहकर आप कनाडा की निंदा कर रही हैं। मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, यू आर मोस्ट इनवाइटेड, यू आर मोस्ट वेलकम टू कनाडा। आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, आपकी अपनी ही आशाएँ हैं अपने जीवन में, मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, आप उस स्थिति पर आइए। लेकिन अगर आपने मुझे मेल करके पूछा है कि हम इस साल, अगले साल या प्लान कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो इट विल बी गुड, आप आ जाइए। क्योंकि आगे जो स्ट्रगल करना है, आपको दिन-रात काम करना है और अगर आप स्टूडेंट्स बेस पे आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, आपको कॉलेज अटेंड करना है, चाहे हफ्ते में आपका 3 दिन कॉलेज भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, फिर आपको ग्रोसरी लेकर आनी है। यहाँ वो इंडियन स्टैंडर्ड की दुकानें नहीं हैं कि एक गली में घर भी है और दुकानें भी हैं या आपके घर के पास ही मार्केट है या ग्रोसरी स्टोर, आप दौड़ कर ले आएँ। तो यहाँ पर थोड़ी ग्रोसरी की जो फैसिलिटी, आपके पास व्हीकल होना चाहिए, आपके पास साधन होना चाहिए और ऐसा नहीं कि ग्रोसरी स्टोर के पास घर नहीं होते, कोई प्लाज़ा नहीं है या ऐसा होता है, पर सबको उस जगह पर रहने की सुविधा नहीं मिल पाती है और बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आस-पास ग्रोसरी स्टोर के एरिया के आस-पास घर रहने को मिलते हैं। घर तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ पर जो न्यू कमर्स आते हैं, उन्हें 5-5 साल, 10-10 साल बेसमेंट्स में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ता है, फिर जाकर वो अपना पैसा जोड़कर डाउन पेमेंट इकट्ठी कर पाते हैं घर बनाने की। ऐसा नहीं है कि इसमें घर बड़ी आसानी से बन जाएँगे कनाडा में, ऐसा नहीं है। यहाँ घरों की कीमत बहुत ज़्यादा है। यहाँ 2-2 करोड़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 2-2 करोड़ तो सिर्फ़ डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट पता नहीं कितने साल जानी है। ये तो आपको या जो रियल एस्टेट वाले आपको बताएँगे कितना महँगा है यहाँ पर घर बनाना। और बेसमेंट का खर्चा, रेंट का जो रेंट है, साथ में ग्रोसरी का खर्चा है, बस की जो सर्विसेज़ का खर्चा आने वाला है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर बच्चों की लाइफ़ में तनाव है कि बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनके घर के लोग पीछे से समृद्ध हैं, वो तो खर्चा भेज देते हैं। लेकिन जो पूरे घर का पैसा लगाकर ही कनाडा आ रहा है, तो ये स्टुपिडिटी कहलाई जाएगी। ऐसे समय में उन्हें कनाडा में पैर नहीं रखना चाहिए।
और हाँ, जो लोग पीछे से बहुत समृद्ध हैं, अच्छे परिवारों में हैं, जिनके घरों में मेड होती है, जिनके घरों में अच्छा फल-फ्रूट आता है, हर चीज़ की सुविधा है, उनको तो कनाडा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अभी लेटेस्ट मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि एक उनके संपर्क में उनके मित्र हैं और उनकी वाइफ़ है, वो एक्सप्रेस एंट्री से कनाडा में आए हैं पीआर कार्ड, पीआर होल्डर। और वो ही 1.5 महीने बाद अब लौटने की इच्छा जता रहे हैं और उनका प्लान हो गया है। उन्होंने बोला हम बहुत ऐसे सोच के आए थे कि कनाडा एक बहुत अच्छा ड्रीम कंट्री है, हम ना जाने कितना एन्जॉय करेंगे, पर यहाँ दिन-रात काम करना पड़ता है, काम नहीं करोगे तो आप खर्चे नहीं निकाल पाते, गाड़ी की इंश्योरेंस है, घर की इंश्योरेंस है, या रेंट पे करना है या ग्रोसरी है, हर चीज़ का यहाँ फ़ोन बिलिंग कितनी महँगी है। मतलब आप ये मानिए कि हर बच्चा हर मंथ जो है उसे 45 से लेकर $70 फ़ोन का ही पे करना है। रेंट मानकर चलिए 450 से लेकर 550 तक का बच्चों एक पर्सनल व्यक्ति का पर हेड रेंट पे करना पड़ता है। ग्रोसरी का खर्चा $150 तक हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 150 मानकर चलिए। कुछ ज़रूरत का सामान लेना पड़ता है, तो बच्चे की जब इतनी इनकम नहीं होगी तो वह कैसे सर्वाइव करेगा? तो कनाडा में लाइफ इतनी आसान नहीं है कि हम सोचे कि ड्रीम लैंड है या ड्रीम कंट्री है, चलिए हम पहुंच जाते हैं। यहाँ बस जो हाउसवाइफ्स है ना, वो ऐसे जीती हैं जैसे कि रानी का जीवन होता है जो घरों में रहती है। अदरवाइज हर एक व्यक्ति इतना स्ट्रगल कर रहा है, आप मानकर चलिए। मुझे किसी ने पूछा कि आप कहीं बाहर काम करती हैं, तो आई सेड नो, मैं काम नहीं करती हूँ बाहर, मैं घर से ही जो करती हूँ। तो उन्होंने कहा तो आपके पति आपको काम करने के लिए नहीं कहते? आई सेड नो। कहते यू आर द लकी वन। मेरा पति मुझे कहता है कि जा, काम पर जाती हूँ, बच्चे को सँभालती हूँ, ग्रोसरी का ध्यान रखती हूँ और पूरे घर की साफ-सफाई मेरी ज़िम्मे है, यहाँ मेड नहीं मिलती, हर चीज़ की एक अच्छी कीमत है यहाँ पर, तो सब अपना ही काम करते हैं। इवन कि जो बेस्ट ओहदे पर इंडिया में बैठे थे और जो कनाडा आ गए हैं, बड़े-बड़ी कंपनीज़ के मैनेजर हो गए, इवन कि मैंने यहाँ पर डॉक्टर्स तक को जनरल लेबर के काम करते देखा है। यहाँ पर इवन कि गार्बेज डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ ऑर्गेनिक जाना है, उस फील्ड में भी लोगों को मैंने काम करते देखा है। यहाँ काम की कीमत है, कोई काम यहाँ छोटा-बड़ा नहीं माना जाता, क्योंकि काम है तो पैसा है तो आप कनाडा में सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए इतनी दिक्कत है, अगर आप पीछे से समृद्ध हैं, तो इस साल तो बिल्कुल मत आइए। हाँ, जो ऐसे स्ट्रगलर हैं, जो कहते हैं कि इंडिया में भी तो मर ही रहे हैं, इंडिया में भी तो खाने के लाले पड़े हैं, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बन रहा है इंडिया में। तो हाँ, अगर आप इतना स्ट्रगल करने को तैयार हैं कि चाहे दिन हो, रात हो, धक्के खाने पड़े, काम ढूँढना पड़े, सारा दिन फ़ोन पे एजेंसीज़ को फ़ोन करो, कंपनीज़ को फ़ोन करो कि काम है, अगर मिल जाता है, फिर डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटा बस में ट्रैवल करते हुए आप काम पे पहुँचते हैं, या 8 घंटे की शिफ्ट मिली है या 12 घंटे की, और 12 घंटे की शिफ्ट लगाकर आप फिर डेढ़ 2 घंटा ट्रैवल करके घर में आ रहे हैं। तो आप सोचिए आपके अंदर क्या अपनी रोटी या सब्ज़ी बनाने की हिम्मत होगी? नहीं। हिम्मत नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? टिफ़िन सर्विस लगवाते हैं तो आजकल उसका भी रेट 190 220 के आस-पास जा रहा है। ये मैं स्टूडेंट्स जिनसे मैं मिली हूँ या जो स्टूडेंट्स हमारे संपर्क में आते हैं, उनके व्यक्तिगत अनुभव जो वो रोते हैं, पीड़ित हैं, इवन कि हमारे घर में भी एक स्टूडेंट है, वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसके पास भी कई बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उसकी भी हेल्प करनी पड़ती है। तो जो अच्छे लोग हैं एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, बट यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। स्ट्रगलर के रूप में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समृद्ध हैं तो आप मत आइए। आप बिना काम के सर्वाइव नहीं कर पाएँगे और काम करेंगे तो आपको लगेगा वहाँ बेटर थे, हम इंडिया में अच्छे खासे बैठे तो थे। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं तो पैर रखिएगा, क्योंकि बीमार व्यक्ति का यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है। बीमार व्यक्ति खड़ा रहकर 8-8 10-10 घंटे जॉब नहीं कर पाएगा। यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं कि आप बैठ के काम कर रहे हैं। यहाँ सब स्टैंडिंग जॉब्स मिलती हैं मोस्टली। जनरल लेबर का काम ऐसा ही होता है कि आप लगे रहो बस। ब्रेक्स मिलता है बट फिर लगे रहो, और आपके पास अपना घर साफ करने की, अपने रूम क्लीनिंग की भी आपके पास हिम्मत नहीं होती है, तो बहुत स्ट्रगल वाला लाइफ है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ सजग कर रही हूँ। अगर आप एम्बिशियस है, चाहे कुछ हो जाए, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, भूखा भी रह लूँगा, धक्के भी खा लूँगा, स्नोफॉल को भी झेल लूँगा। यहाँ की टेम्परेचर आप जानते हैं, कभी तो -45 तक भी गुज़र जाता है, -40 भी होता है।
तो अगर आप ये सब सर्वाइव करने की ताकत रखते हैं और आप वहाँ भी स्ट्रगलर हैं, तो यहाँ बन जाएँगे, तो हो सकता है 4-5 महीने स्ट्रगल करने के बाद आपका पैर रुक जाए, कमाई करने लायक हो जाओ। तो आते ही कोई समृद्ध नहीं हो जाता। और जो स्टूडेंट्स आते हैं, कम से कम उनके माता-पिता तो ये एक्सपेक्टेशंस मत लगाएँ कि बच्चा काम कर रहा है और वो अब हमें पैसा भेजना शुरू कर देगा, हमारा घर बना देगा, ये सब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आते हैं तो उनके पीछे से सपोर्ट भी करनी पड़ सकती है। और कई बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, एक-एक डॉलर बचाते हैं और कैसे-तैसे अपनी फीस जुटा लेते हैं और 2 साल जो स्टडी के निकलते हैं और फिर वर्क परमिट पे उनको खुला काम मिलता है, फिर जाकर वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाते हैं। 2 साल तो अपने बच्चों को बिल्कुल तंग मत करिएगा और इस साल तो कनाडा आने का प्लान है, तो प्लीज़ आप मत आइए। और बहुत सारा मैं आपको डिटेल में क्या बताऊँ, इतने लंबा जब व्लॉग तैयार हो जाता है या वीडियो बनती है, तो इतना आप देख भी नहीं पाते और सुनना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आपकी मेल का जवाब मैंने दिया है और मेरा वैसे नेक्स्ट स्पिरिचुअल टॉपिक मैं बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। आप ज़रूर इसे देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आपको यहाँ की न्यूज़ के साथ-साथ आपको मोटिवेशनल व्यूज़ भी मिलते रहें। इस वीडियो में मैंने डिमोटिवेट नहीं किया है आपको, सजग किया है, अवेयर किया है। मजबूत होकर आएँ, स्ट्रॉन्ग होकर आएँ, भूखा रहना पड़े तो भी रह पाएँ, ज़्यादा काम करना पड़े तो शरीर स्वस्थ हो। धन्यवाद।